जय हिंद। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समझने जा रहे हैं जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। एक ऐसा संकट जिसने 60 साल पहले दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल कगार पर ला खड़ा किया था, और आज ऐसा लग रहा है कि वो चिंगारी फिर से सुलग रही है। तो देखिए, अभी इस वक्त कैरिबियन सागर में हालात बहुत नाजुक हैं। रूस का एक तेल टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। वही क्यूबा जहां ईंधन, बिजली, दवाइयां सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है। और उस टैंकर का रास्ता रोककर खड़ी है अमेरिकी नौसेना की पूरी नाकाबंदी। अब अगर अमेरिका इस जहाज को रोकता है तो जाहिर है एक बहुत बड़ा टकराव हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या 6 दशकों के इस लंबे और पेचीदा संघर्ष के बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या हम वापस उसी खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इतिहास में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्यूबा की कहानी की शुरुआत होती है उसके औपनिवेशिक दौर से, जब वो पहले स्पेन और फिर अमेरिका के असर में आया। तो बात है 1492 की, जब कोलंबस क्यूबा पहुंचा। उसके बाद लगभग 400 साल तक क्यूबा पर स्पेन का राज रहा। फिर 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका ने क्यूबा की आज़ादी की लड़ाई में दखल दिया, जिससे स्पेन को हटना पड़ा और 1902 में क्यूबा को आज़ादी मिल गई। पर यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। पहले तो टेलर अमेंडमेंट के तहत अमेरिका ने वादा किया कि उसका क्यूबा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद वो ले आए प्लाड अमेंडमेंट, और इसके जरिए न सिर्फ क्यूबा के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार ले लिया, बल्कि वहां ग्वांतानामो बे में अपना परमानेंट नेवल बेस भी बना लिया। और बस यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो फिदेल कास्त्रो के सत्ता में आने के बाद एक बड़े तूफान में बदल गया। कास्त्रो से पहले क्यूबा पर बतीस्ता नाम के तानाशाह का राज था, जो असल में अमेरिका की ही कठपुतली था। उस जमाने में अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा के सारे संसाधनों पर कब्जा जमा लिया था। देश अमेरिकी अमीरों के लिए जुए और मौज मस्ती का अड्डा बन गया था, जबकि आम क्यूबाई लोग भयंकर गरीबी और गुस्से में जी रहे थे। और फिर आया 1 जनवरी 1959 का दिन। फिदेल कास्त्रो ने क्रांति के जरिए बतीस्ता को उखाड़ फेंका। सत्ता में आते ही उन्होंने पहला काम क्या किया? क्यूबा में मौजूद अमेरिका की सारी संपत्ति, बैंक्स, फैक्ट्रियां, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती थी। अमेरिका ने इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। 1961 में CIA ने बे ऑफ पिग्स हमले की साजिश रची। करीब 1500 क्यूबाई बागियों को ट्रेनिंग देकर कास्त्रो का तख्तापलट करने के लिए भेजा, लेकिन यह प्लान एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। कास्त्रो की सेना ने उन्हें तुरंत कुचल दिया और राष्ट्रपति कैनेडी की पूरी दुनिया में बड़ी किरकिरी हुई। इस नाकामी के बाद ये लड़ाई एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दीं। इसी को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अच्छा, अब यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए तुर्की में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रखी थीं। तो इसके जवाब में सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया? उन्होंने चुपके से क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें भेज दी। ये मिसाइलें अमेरिकी तट से सिर्फ 90 मील दूर थीं। जैसे ही एक अमेरिकी जासूसी प्लेन ने इन मिसाइलों की तस्वीरें खींची, व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। राष्ट्रपति कैनेडी ने फौरन क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी का आदेश दिया, जिसे क्वारंटीन का नाम दिया गया। मकसद था कि सोवियत संघ के और जहाज वहां ना पहुंच पाएं। लेकिन सबसे डरावना पल वो जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में आया। 27 अक्टूबर को एक अमेरिकी जहाज ने एक सोवियत सबमरीन B-59 के पास कुछ डेप्थ चार्ज गिराए। इससे सबमरीन का मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट टूट गया। सबमरीन के कप्तान को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। सोचिए, उस सबमरीन पर 3 सीनियर ऑफिसर थे और उनमें से 2 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन एक ऑफिसर वसीली अर्खिपोव, उन्होंने मना कर दिया। बस उनकी एक ना ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में जलने से बचा लिया। सिर्फ एक इंसान का एक फैसला। मिसाइल संकट तो किसी तरह टल गया, लेकिन इसके बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच दशकों तक चलने वाले एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अमेरिका ने कास्त्रो को हटाने के लिए ऑपरेशन मॉन्गूस जैसा सीक्रेट मिशन चलाया। CIA ने कास्त्रो को मारने की 650 से ज्यादा बार कोशिशें की। मतलब क्या क्या नहीं आजमाया गया। धमाका करने वाले सिगार, जहरीला डाइविंग सूट, खाने में जहर, माफिया के हत्यारे, लेकिन कास्त्रो हर बार बचने के लिए। और ये स्लाइड देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है।
फिदेल कास्ट्रो ने लगभग 50 साल राज किया। इस दौरान अमेरिका में 10 राष्ट्रपति आए और चले गए, पर कास्ट्रो अपनी कुर्सी पर डटे रहे। इस संकट का असर सिर्फ अमेरिका या क्यूबा तक ही सीमित नहीं रहा। जब इन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था, तब चीन ने मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला कर दिया। उधर सोवियत संघ में ख्रुश्चेव को सत्ता से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि लोगों को लगा कि वो अमेरिका के सामने झुक गए। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि राष्ट्रपति केनेडी की हत्या के तार भी इसी दौर के तनाव से जुड़े हो सकते हैं। तो चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि ये सारा इतिहास आज के क्यूबा पर क्या असर डाल रहा है। मिसाइल संकट के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर बहुत सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दीं। फिर जब सोवियत संघ टूट गया तो क्यूबा को मिलने वाली सारी मदद भी बंद हो गई। इन दोनों चीजों ने मिलकर क्यूबा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज हालात इतने खराब हैं कि क्यूबा में कंप्लीट ब्लैकआउट है। ना पेट्रोल है, ना बिजली। अस्पताल, स्कूल्स सब बंद है। पूरा का पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और इन्हीं हालात के बीच एक बार फिर एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा की मदद के लिए आ रहा है और एक बार फिर अमेरिकी नेवी उसका रास्ता रोके खड़ी है। 60 साल बीत गए, खिलाड़ी बदल चुके हैं। न कास्त्रो रहे, न केनेडी, लेकिन शतरंज की बिसात और दांव आज भी वही हैं। तो सवाल बस इतना है कि इस बार आगे क्या होगा।